सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल डूइंग फाइन। सो गाइस, दिस इज आवर 12th लेक्चर ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो हमने अभी तक रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एंड उसके बाद हमारा जो है एक दो क्वेश्चन भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। शायद उसी से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। एंड आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे अभी। ओके, सो हमने ये वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने समझाया था कि वाइल्ड एंड फैट्स है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका जो स्मेल है और टेस्ट वो खराब हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एंड जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस एज अ एंटीऑक्सीडेंट इसको यूज करते हैं ताकि वो किसी मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सा मटेरियल है या कौन सा कंपाउंड है, उसका नाम लिखो। नाइट्रोजन गैस इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, कहीं पे भी प्रिवेंट कर सकता है, उसके लिए सुटेबल कौन सा कंपाउंड है ये भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमने ये भी करा था, ये दोनों क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, जो गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। तो इसके अलावा मैंने एक फोटो दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, सबसे लास्ट में उसमें हमने देखा था। मैं थोड़ा सा एक बार उसको डिस्कस कर देता हूँ कि उसमें कैसे क्या है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यही था हमारा। सो ये जो 10 एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये तो हमने पढ़ रखा है, एक्टिविटी नंबर 1 जो भी है आपका CuSO4 प्लस Fe एंड इट विल गिव यू FeSO4 एंड Cu। ठीक है, तो यहाँ पे Fe जो है मोर रिएक्टिव है देन Cu, देन Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर देता है एंड FeSO4 फॉर्म कर देता है, जिसके अंदर कलर भी चेंज होता है। जो ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है, और जो नेल होता है, जो आपका कील होता है, उसका कलर जो है जब वो नया होता है थोड़ा सा सिल्वर टाइप होता है। ठीक है, मतलब वो भी जो है उसका भी कलर जो अलग हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका कलर बेकार सा लगने लग जाता है, जंग लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा जो फर्स्ट, जो एक्टिविटी नंबर 1.14 जो भी था। ठीक है, उसके अंदर यही एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट है, उसके अलावा अगर देखें अपन तो AgNO3 प्लस Cu, देन इट विल गिव यू CuNO3 प्लस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। एंड इसको अगर कॉपर के साथ रखते हैं तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव होता है देन Ag। देन यहाँ पे कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल गिव यू CuNO3 प्लस Ag, सिंपल सा Ag। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट एंड देन Ag। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही, जैसे यहाँ पे FeSO4 प्लस Zn। ठीक है, तो Zn जो है मोर रिएक्टिव देन Fe है, देन इट विल गिव यू ZnSO4 प्लस Fe, सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि Zn जो है Fe को डिस्प्लेस करके ZnSO4 फॉर्म कर देगा, Fe जाएगा कहाँ, तो Fe सिंपल सा एक एलिमेंटल फॉर्म में बच गया। फिर नेक्स्ट CuSO4 प्लस Pb, ये फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर सेम ही है। देखो, सिर्फ Fe के जब अपन Pb रख रहे हैं, और Pb जो है मोर रिएक्टिव देन Cu कॉपर होता है, तो ये जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड Pb आ जाता है, मतलब लेड सल्फेट फॉर्म कर देगा PbSO4 प्लस Cu, सिंपल सा। मतलब इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप इसमें से 4 या 5 याद कर लो, जो भी आपको लगे कि सिमिलर टाइप है। जैसे फर्स्ट नंबर, ये तो हमने पढ़ा ही है अपने बुक के अंदर, CuSO4 प्लस Fe देन FeSO4 एंड Cu दे देगा आपको। उसी तरीके से जैसे FeSO4 प्लस Zn, ये सिमिलर लग रहा है। यहाँ पे Cu की जगह Fe एंड Fe की जगह पे Zn है, तो Zn जो है Fe को डिस्प्लेस करके ZnSO4 आपको देता है एंड Fe, सिंपल सा। फिर फोर्थ नंबर भी सेम ही है, फर्स्ट जैसा ही है, यहाँ पे Fe की जगह पे सिर्फ Pb है। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे Pb इज मोर रिएक्टिव देन Cu एंड Fe इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन Cu, देन Pb और Cu का, Pb एंड Fe का केस लेंगे तो दोनों जो है Fe एंड Pb दोनों जो है Cu को डिस्प्लेस करेगा, एंड अगर Pb हो तो PbSO4, अगर Fe हो तो FeSO4,
और इधर जो है दोनों के केस में Cu बच जाएगा। उसी तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये 5 ऊपर का 5, या फिर आप ये छठा नंबर ये याद कर लो, कोई भी कर लो यार, जो आपको लगे कि मेरे को ये याद करने में आसानी हो रही है उसको याद कर लो आप। ठीक है, ये देखो ये सेम है CuSO4 प्लस Mg मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन Cu, देन मैग्नीशियम इज विल डिस्प्लेस Cu एंड इट विल गिव यू MgSO4। फिर मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Cu, सिंपल सा, मतलब सेम ही आपको मिलेगा, सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर क्वेश्चन है, एंड इसके अंदर हमें कुछ एक रिएक्शन दिया गया है एंड बताना है कि इसमें क्या किसके साथ हो रहा है। सो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शंस। सो हमारे पास पहला रिएक्शंस है, ये सारा बैलेंस्ड है, इसमें स्टेट्स वगैरह सब दे रखा है। स्टेट जैसे सॉलिड है Na2O, सोडियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास दे रखा है, मैं बैलेंस्ड ऐसे ही लिख रहा हूँ सिंपल सा, तो NaO2, तो आपको समझाने में सुविधा होगा। अब यहाँ पे देखो जो Na है, सोडियम सिंपल सा एक एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, मतलब ये अकेले है सोडियम, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस, मतलब अगर रिएक्ट कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं, तो ये दे देगा आपको ये Na2O। ठीक है, तो ये Na2O जो है ये वाला, इसके साथ क्या हुआ, मतलब Na के साथ क्या हुआ है, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ना हाइड्रोजन था, कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सा Na था। लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके जो Na है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है एंड ये दे देगा आपको Na2O। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, Na के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब Na गेट ऑक्सीडाइज, सोडियम ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम टेक प्लेस, राइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है CuO प्लस H2। ठीक है, CuO प्लस H2 एंड इट विल गिव यू Cu प्लस H2O, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का रिवीजन करा देता हूँ कि क्या बोला था मैंने लेक्चर्स के अंदर कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या बोला था मैंने ऑक्सीडेशन के अंदर, कि जो ऑक्सीजन गेन करे, गेन ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड मतलब ऑक्सीजन गेन करे, या सॉरी और होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन गेन और लॉस हाइड्रोजन, ठीक है। और रिडक्शन के अंदर क्या बोला था मैं समझाता हूँ अभी। रिडक्शन के अंदर लॉस हाइड्रोजन बोल सकते हो, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, एंड सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे गेन हाइड्रोजन होगा, तभी तो उल्टा होगा ना ऑक्सीडेशन का। सो गेन हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन, लॉस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जहां पे भी वर्क कर रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन, इसका मतलब क्या है, जैसे मान ली कोई भी सब्सटेंस उसके पास 10 ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्शन से पहले उसने रिएक्शन किया किसी भी सब्सटेंस के साथ, और उसके पास ऑक्सीजन बचा, मान लिया जाए कि 5 बचा, मतलब ऑक्सीजन में कमी आया, पहले 10 था अभी 5 हो गया, तो वहां पे क्या किया उसने, ऑक्सीजन लूज किया उसने, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी के पास मान ली कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, और रिएक्शन के बाद जो है उसने ऑक्सीजन, उसके पास 2-3 ऑक्सीजन आ गया, मान ली किसी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, और उसके पास रिएक्शन के बाद जो है 2-3 ऑक्सीजन आ गया, 1 ऑक्सीजन आ गया, जितने भी ऑक्सीजन आने थे वो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट आएगा, लेकिन उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, उसके पास कुछ एक ऑक्सीजन आ गया, पहले तो नहीं था, ठीक है, या फिर पहले था भी तो कम था, मान ली पहले 1 था और उसके पास रिएक्शन के बाद 10 आ गया, मतलब 11 हो गया, मतलब उसने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन के केस में समझाता हूँ। अब जैसे मान ले जाए कि किसी के पास 3 हाइड्रोजन है रिएक्शन से पहले, कोई भी सब्सटेंस है उसके पास 3 हाइड्रोजन है रिएक्शन से पहले, वो किसी भी सब्सटेंस के साथ या फिर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, एंड रिएक्शन के बाद उसके पास मात्र 1 हाइड्रोजन बचता है, तो उसने क्या किया, 3 था पहले, उसके पास रिएक्शन के बाद 1 बचा, मतलब उसने लूज किया हाइड्रोजन को, मतलब 2 हाइड्रोजन उसने लूज किया,
तो मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट उसी तरह से मान ली किसी के पास 10 हाइड्रोजन था इनिशियली, मतलब जब वो रिएक्शन करने से पहले उसके पास 10 हाइड्रोजन था, उसने रिएक्शन किया, उसके पास पता चला कि 20 हाइड्रोजन हो गया, मतलब इसने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन हुआ, मतलब उस केस में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल सा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर अगर रिडक्शन की बात करना है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, या मैं बोल रहा हूँ एंड नहीं बोल रहा, दोनों कोई जरूरी नहीं कि दोनों साथ में ही हो, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट, बाकी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये रिवीजन था हमारा, एक तरीके से मैं आपको रिवाइज भी कराते चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों का। तो पहला जो था यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम इन फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसे देख लो, नेक्स्ट क्या है, CuO सॉलिड है एंड हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे Cu के पास कितने ऑक्सीजन थे पहले इनिशियली, एक था रिएक्शन से पहले। ठीक है, इसने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, एंड यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, सिंपल सा कॉपर। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं दिख रहा का नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे था, कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने क्या किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब किसके साथ रिडक्शन रिएक्शन हुआ, किसने लूज किया ऑक्सीजन को, तो कॉपर ने, तो कॉपर के साथ रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखो, तो यहाँ पे इसने जो है H2O फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं अपन कि हाइड्रोजन गैस था सिंपल सा, पहले तो इसके पास ऑक्सीजन था ही नहीं, तो इसने गेन कर लिया, तो इसके पास क्या हो गया, ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और ये बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता लास्ट तक। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये 2 पॉइंट, इसको कहीं अच्छे से पेपर पर लिख लो, व्हाइट पेपर पे, एंड अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, ताकि याद रहे या फिर बार बार दिखे तो आपको याद रहे। ठीक है, फिर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है शायद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट क्या होगा, तो इनकरेक्ट पहले करेक्ट चूज कर लो, ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से करेक्ट क्या है वो चूज कर लो, बाकी बचा क्या बच गया, इनकरेक्ट। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पे देखो, तो पहले तो रिएक्शन देखो सही अच्छे से, तो PbO प्लस कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दे रहा है आपको Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड है PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड, एंड ये जो है कार्बन है, एंड ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 है तो इसलिए डाई बोलते हैं, ऑक्सीजन 2 है इसलिए डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये PbO यहाँ पे ऑक्सीजन है लेड के साथ, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है क्या लेड के साथ, नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब Pb क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, Pb क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं अभी, सो कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड ये तो गलत है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये पहला भी गलत है, क्योंकि लेड गेटिंग रिड्यूस, लेड थोड़ी ना रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो है लेड दे रहा है, तो पहला ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन, अब देखो कार्बन है सिंपल सा था पहले कार्बन ये वाला, यहाँ पे क्या दे दिया CO2, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि CO2, ठीक है, ना कि CO2, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है। तो स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो ये करेक्ट है, ये सही है।
ठीक है, क्योंकि कार्बन ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे ही मतलब कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। नीट वगैरह के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे है, जो गलत करके आ जाओगे। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये वाला सही है। यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड है, तो यही तो रिड्यूस हो रहा है इन लेड, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये सही है और ये सही है, तो गलत कौन कौन सा हुआ, ये दोनों गलत हुआ, मतलब हमारा आंसर जो है ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट क्या है, ठीक है, तो आंसर जो यही होगा, ए और बी जो है अपना ऑप्शन होगा जो सही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सही है स्टेटमेंट ये एंड ये है, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगा, वीडियो पीछे करके देख लेना मैंने क्या क्या बोला है। यहाँ पे पूछा कि इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट ये दोनों है और हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, सॉरी लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है इन लेड, सिंपल सा, ठीक है। तो ये था हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, Fe2O3 plus Al2Al and it will give you Al2O3 plus 2Fe, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप याद करो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो है फॉर्म करके मतलब अपने को जो है एक कंपाउंड देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मतलब दो कंपाउंड होते थे वहां पे, दोनों जो है एक दूसरे, उसमें से कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस करके कोई नया कंपाउंड देता था। तो फिर नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोज होना, कोई एक आपके पास कंपाउंड है वो मतलब 2 या 3 में जो है डीकम्पोज रहा है, टूट रहा है वो, ठीक है, तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे अपन। फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेस, तो ये जो है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर बी में मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको लेकर के चलना है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही कोई कंपाउंड होगा, जैसे CuSO4 प्लस Fe वाला केस था, ये वाला CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे आपको क्या देता था FeSO4, ये सिंपल सा एक ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक ही जो एलिमेंट है ये वाला, इसको डिस्प्लेस कर रहा है Cu को, तो यहाँ पे सिंपल सा यही होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आप देखोगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ये देखो Fe एंड यहाँ पे Al है, यहाँ पे FeO3 है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ AlO2, सीधे सीधे पता चल रहा है ना, Al जो है Fe को देखो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है, सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैंने इतना समझा दिया ताकि आपको रिवीजन हो जाए, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डीकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये Al जो है मोर रिएक्टिव देन Fe है, तो Fe को ये डिस्प्लेस करके सिंपल सा जैसा पहला था वैसे ही फॉर्म कर देता है, Fe2 था मतलब Al2 हो गया एंड O3 तो O3, अब यहाँ पे Al था 2Al, तो यहाँ पे 2Fe आ गया, क्योंकि लेस रिएक्टिव है Fe देन Al, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म कर दिया Al2O3 एंड ये सिंपल सा Fe, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स थोड़ी ना डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, what happen when dilute hydrochloric acid HCl dilute, ठीक है, is added to iron filling, आयरन फिलिंग या सिंपल आयरन बोलो, और टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर आयरन फिलिंग, ठीक है, आयरन फिलिंग Fe ले लो, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आज प्रोड्यूस, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकेंड क्या है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH की बात कर रहा है, FeOH आयरन हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस Cl2 की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे H2 एंड आयरन क्लोराइड FeCl, ठीक है। देखते क्या क्या दे रही है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, iron salt and water are produced, आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, अब ये यहाँ पे होगा क्या, HCl प्लस Fe, ठीक है, तो ये आपको दे देगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड FeCl
FeCl प्लस H2, ठीक है। अब बैलेंस कर लेना इधर, जब करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो 2Fe, इधर भी 2Fe, Cl इधर दो, इधर भी दो, हाइड्रोजन, ये हो गया आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। यहाँ पे देखो HCl एंड Fe जब मिला तो ये क्या फॉर्म कर दिया, आयरन क्लोराइड। ये है आपका आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, एंड ये आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका जो है कंपाउंड में हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। एंड मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं वो पूछ रही है। एंड फिर नेक्स्ट, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए। तो अब देखो इसका आंसर जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि मास कंजर्वेशन वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि रिएक्शन के पहले एंड रिएक्शन के बाद दोनों साइड मास कंजर्व होता है। रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर मास जो है हमेशा कंजर्व होता है, तो उसी को अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और एटम के फॉर्म में, मतलब अपने पास कंपाउंड है तो मास अगर मान ली पता भी नहीं है, जैसे कोई भी कंपाउंड जैसे Fe है, Cu है, पता नहीं क्या क्या आ गया केमिकल रिएक्शन के अंदर, अपने को मास पता नहीं है, उसका एटॉमिक मास पता नहीं है, तो अपन कैसे बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसका नंबर ऑफ एटम देख लेंगे कि इधर मान ली कि लेफ्ट हैंड साइड मान ली कि 4 ऑक्सीजन है तो राइट हैंड साइड भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब उसका मास सेम होगा। मास सेम होगा मतलब उसका एटम भी सेम होना चाहिए दोनों तरफ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके नंबर्स ऑफ एटम, ठीक है, जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो उसके नंबर्स ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लिख लेना उसको, ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एग्जैक्ट अगर आपको डिफिनीशन देना हो तो क्या दोगे, तो लिख लो आप, मैंने इतना समझा दिया तो काफी है, अगर आपको समझ में आता है तो, अगर नहीं रटना है तो लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। A reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of chemical equation is called a balanced chemical equation। क्या बोला मैंने, जैसा पहले समझाया वही बात तो बोला, ठीक है, कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल्स और जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एटम का बराबर हो तो उसको अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन में बैलेंस क्यों होना चाहिए, इसका भी आंसर मैं दे चुका हूँ। अब हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट था कि रिएक्शन के दौरान मास का ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा। अगर मान ली कि नंबर ऑफ एटम जो है बैलेंस्ड ही नहीं है, दोनों तरफ बराबर ही नहीं है, मतलब मास बराबर नहीं है दोनों साइड, मतलब वो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहा। मतलब उसको फॉलो कराने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास के स्टेटमेंट को फॉलो कराने के लिए क्या है, उसको बैलेंस्ड होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा और सही होगा, ठीक है, तभी जाकर वो सही होगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स that mass can neither be created nor destroyed. Hence, in a chemical reaction, the total mass of reactant should be equal to the total mass of product. It means that total number of atom of each element should be equal on both sides of chemical reaction. Hence, it is for this reason that chemical equation should be balanced. दोनों तरफ मास जो है उसका बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन दोनों तरफ मास जो है बराबर होना चाहिए। सो दैट्स वाई उसका नंबर ऑफ एटम अगर बराबर होगा तभी जाके मास बराबर होगा। सो इसके लिए जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना पड़ेगा मास को दोनों तरफ बराबर होने के लिए, और उसके लिए जो है नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों जो है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो मैंने दोनों का जो है फॉर्मल डिफिनेशन पढ़ दिया है, आप वीडियो को रोक रोक करके देख लो कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ये मैंने पढ़ा, ठीक है, और ये भी पढ़ा मैंने, तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं समझते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखना एग्जाम में जब आप खुद से लिखोगे उसी का आंसर मिलेगा,
अच्छा सा, सॉरी उसी का नंबर मिलेगा अच्छा सा, ठीक है। बाकी तो लोग ऐसे ही लिख देते हैं कुछ भी, तो उनका वैसे ही मिलता है नंबर, ठीक है। फिर यार आज तो मेरे को नहीं लगता कि ये हो पाएगा, ठीक है। तो हमने अभी इस लेक्चर में कहाँ तक कवर कर लिया, 4th नंबर तक हम कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5th 6th एंड 7th 8th, ये 4 5 फिर से कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू कमेंट, ठीक है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो एंड यार लाइक करना मत भूलो यार, मतलब पता चलता है कि आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा। डिसलाइक भी कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि ये सही वीडियो नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो कमेंट करो कि यहाँ पे जो है दिक्कत आ रहा है, या फिर कुछ भी करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। देख लेते हो वीडियो छोड़ देते हो बस ऐसे ही, तो उसको करा, ठीक है। मतलब एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तभी आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। बाकी तो जिसको दिक्कत नहीं आ रहा तो समझ लो कि पढ़ नहीं रहे, ऐसे ही, मतलब सही बात है ये, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।